हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो सिविल और मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो ईजिली फ्लो कर पाता है। फ्लो कर पाता है मतलब फैल जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे अगर हम वाटर को कहीं पे छोड़ देते हैं तो वो ईजिली फ्लो करेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है लिक्विड, वो भी आपने देखा ही होगा, दूसरा होता है गैस। ठीक है, अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं और गैस के जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इनमें बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, लिक्विड में बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है आइडियल और दूसरा आता है नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल कौन से फ्लूइड्स होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस का मतलब क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। इनकम्प्रेसिबल तो मतलब कि जो कंप्रेस नहीं होते हैं, जब उन पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस मतलब कि उनमें विस्कोसिटी नहीं होती है, फ्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। नॉन आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, जो कंप्रेस भी होगा, ठीक है, और जिनमें विस्कोसिटी भी होगी। कंप्रेस होगा मतलब अगर हम गैसेस लेंगे तो गैसेस को जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस होते हैं। ठीक है, और विस्कोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्रिक्शन। जब हम लिक्विड को छोड़ देते हैं तो उनमें लेयर्स जो होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये होता है फ्लूइड। अब मैकेनिक्स तो आपको पता ही है। अब इसमें जब फ्लूइड होगा तो इस पर प्रेशर अप्लाई होगा, इसमें मोशन होगा। ठीक है, इसमें विस्कोसिटी मतलब कि जिसको हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं वो होगा, तो इसी को हम मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप्स क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप्स अगर बोलेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, टाइप्स इसमें सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्लूइड या फ्लूइड स्टैटिक्स हम इसको बोलते हैं। अब अगर हम कोई फ्लूइड लेंगे, वो किसी कंटेनर में लेंगे, तो वो क्या होगा, वो एक जगह पे ही होगा, उसी को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, किसी कंटेनर में रखेंगे मतलब इसमें फ्लो नहीं होगा, तो इसी को हम स्टैटिक फ्लूइड बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो है ये वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस पे सरफेस टेंशन भी होगा। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिक फ्लूइड बोलेंगे, जो फ्लो नहीं करेगा। इन शॉर्ट, जो फ्लो नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा है काइनामेटिक फ्लूइड या फ्लूइड काइनामेटिक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा फ्लूइड है, ये वो फ्लूइड है जिसमें मोशन जो भी होगा, ठीक है, फ्लूइड का मोशन होगा, लेकिन इस पे जो फोर्स है जो हो रहा है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब फ्लूइड तो फ्लो हो रहा है, ये किस वजह से फ्लो हो रहा है, इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्यों, कैसे, कितना अप्लाई हो रहा है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम काइनेमेटिक बोलेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और फिर होता है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में क्या हम देखते हैं जो फ्लूइड होता है, फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो होगा जो भी होगा, तो उसमें हम उसका जो फोर्स है वो कंसिडर करते हैं। जो फोर्स एक्ट हो रहा है मूविंग फ्लूइड का, वो हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें हम फोर्स कंसिडर करते हैं, इसमें हम फोर्स कंसिडर नहीं करते। इसमें हम बाकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना मूव हो रहा है, ठीक है, वो कंसिडर करेंगे, लेकिन फोर्स कंसिडर नहीं करते। इसमें हम फोर्स कंसिडर करते हैं कि इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब ये मूव हो रहा है कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं, जिसपे फोर्स कंसिडर होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब जिसमें फोर्स कंसिडर नहीं होता है। और स्टैटिक फ्लूइड जो एक ही जगह पे होता है उसको हम स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब क्या आते हैं इसके बाद में, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज हम पहले जान लेते हैं फिर इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जान लेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हम बोलेंगे, डेंसिटी, या हम डेंसिटी बोलेंगे, या हम इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। मास डेंसिटी या मास डेंसिटी, हम इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है,
इसको हम रो बोलते हैं, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। इसका रेशो किसके बराबर होता है? इसका रेशो होता है बराबर मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है रो, मतलब कि डेंसिटी या मास डेंसिटी। मास डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मतलब कि m अपॉन v। ठीक है, तो अगर हम इसका यूनिट ढूंढेंगे तो वो बराबर होता है kg पर मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो डेंसिटी या मास डेंसिटी बराबर होती है, ये डिनोट होता है रो से। ये रेशो होता है बराबर मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, या m अपॉन v हम बोलेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो हम लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या हम लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये हम डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं। अब दूसरा जो आता है वो आता है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। पहले था डेंसिटी या मास डेंसिटी, दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ये हम डिनोट किससे करते हैं? W। ठीक है, W से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? अब वेट डेंसिटी आया तो वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे मास डेंसिटी है तो मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे वेट डेंसिटी है तो वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो वेट किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। m अपॉन v आपको वहाँ पे पता चला, वो रो के बराबर होता है। m अपॉन v ये रो के बराबर होता है, तो ये रो हुआ और ये g, तो रो g के बराबर। और इसका यूनिट हम क्या लेते हैं? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी किसके बराबर होता है? वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg अपॉन v। m अपॉन v आपको पता है रो इंटू g, तो क्या निकला? न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका जो यूनिट है। और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर होता है? 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये g है इसलिए 9.81 लेना पड़ा हमें न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर तीसरा जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेशो जो होता है वो होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, या हम बोलेंगे v अपॉन m। ठीक है, v अपॉन m आपको पता ही होगा, आपने अब ऊपर मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा, तो यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन मास मतलब कि मास डेंसिटी के अपोजिट, तो इसलिए इसको 1 अपॉन रो भी हम लिख सकते हैं। और इसका यूनिट जो है वो है मीटर क्यूब पर केजी। वहाँ पे था केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे है मीटर क्यूब पर केजी। उसके बाद जो चौथा आता है, 4th नंबर पे आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं s से, और इसका जो रेशो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फ्लूइड, सॉरी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या हम इसको स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट जो है हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें किसी का स्पेसिफिक वेट निकालना है तो हम किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो जिसका हमें पहले से ही पता हो स्पेसिफिक वेट, वो लेके हम उसका स्पेसिफिक वेट निकालते हैं। जैसे वाटर का हमें अगर पता होगा स्पेसिफिक वेट, तो हम ये लेके स्पेसिफिक वेट अगर हमें वाटर का पता होगा तो हम किसी दूसरे फ्लूइड का निकाल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो होता है वो बराबर होता है 1 एट 4 डिग्री सेल्सियस, और जो है मरकरी उसका स्पेसिफिक वेट होता है बराबर 13.6 एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी।
नेक्स्ट क्या है, विस्कोसिटी। या हम इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। अब ये विस्कोसिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होती है। मैंने पहले बोला फ्रिक्शन, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन होता है वैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होती है। अगर जो फ्लूइड होता है तो वो लेयर्स में होता है, फ्लूइड जो होता है वो लेयर्स में होता है। तो एक लेयर जो दूसरे लेयर पे फ्रिक्शन अप्लाई करता है, जैसे मूव होता है, जैसे ये मूव हो रहे हैं, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे जो है वो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। ये लेयर इस पे, ये लेयर इस पे, ये लेयर इस पे, तो एक दूसरे पे ये फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। उसी को हम, वही प्रॉपर्टी जो होती है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं या डायनामिक विस्कोसिटी। और इसका जो CGS यूनिट होता है वो होता है पॉइज, यहाँ हम डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड, या हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी हम इसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है जो शेयर स्ट्रेस होता है फ्लूइड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। अब जो शेयर स्ट्रेस होता है ये क्या होता है, सबसे पहले बात है शेयर स्ट्रेस क्या होता है। अभी अगर हम कोई चीज़ लेंगे, ये पेन लिया, इस पे अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ये सरफेस पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है सरफेस पे, हर एक जगह पे। इसी को हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। शॉर्टकट में आप याद रखो, आगे ये अच्छे से पढ़ना है। तो शेयर स्ट्रेस हम बोलते हैं, जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो इसको हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। अब शेयर स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शेयर स्ट्रेन। अभी जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा फोर्स, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकता है, तो ये इस फोर्स से डिफॉर्म होगा, तो इसी को हम शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। जब ये डिफॉर्म हो जाएगा तो हम इसको, इसी को हम शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, जिससे इसकी जो है, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल जो इसका एरिया था वो चेंज हुआ, ओरिजिनल पोजीशन इसकी चेंज हुई, इसी को हम शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो है ये हम जब हटाते हैं तो ये किसके बराबर आता है, म्यू du/dy। तो म्यू आपको पता ही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो आपने अभी वहाँ सुना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या आपने एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, यही होता है। और du/dy को हम दूसरा भी नाम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी हमने पढ़ा। अब हम और एक पॉइंट ले लेते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, ये V से, ठीक है। और ये बराबर किसके होता है, μ/ρ, μ/ρ, मतलब रेशो किसके बराबर, डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसका रेशो बराबर होता है। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, मीटर स्क्वायर
पर सेकंड, और सीजीएस में अगर हम लेंगे तो ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या हम इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। और 1 स्ट्रोक किसके बराबर होता है? 1 स्ट्रोक बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कभी कभी, एक स्ट्रोक किसके बराबर होता है। अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो होती है, जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है लिक्विड्स में। अगर हम गैसेस में लेते हैं तो गैसेस में इंक्रीज होती है विस्कोसिटी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। याद रखना, इसमें विस्कोसिटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर हम विस्कोसिटी ऑर्डर लेंगे, ठीक है, तो सबसे कम किसकी होती है? गैस या गैसोलीन की हम बोलेंगे। उससे ज़्यादा फिर किसकी होती है? वाटर की होती है। उससे ज़्यादा हम किसकी होती है? क्रूड ऑयल की होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा किसकी होती है? कैस्ट्रॉल की होती है विस्कोसिटी। तो आगे आगे बढ़ जाती है। ऐसे कभी आता है कैस्ट्रॉल ऑयल, तो इसकी ज़्यादा होती है, ऐसे कभी न्यूमेरिकल आता है। और जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होती है, वाटर की विस्कोसिटी होती है 1 डिग्री सेल्सियस एट 1 सेंटीपॉइस। 1 सेंटीपॉइस पे 1 डिग्री सेल्सियस इसकी विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी जो होती है लिक्विड की, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव। विस्कोसिटी जो लिक्विड की होती है वो होती है ड्यू टू कोहेशन और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की, वो होती है ड्यू टू कोहेशन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, कोहेशन आपने सुना होगा। कोहेशन क्या होता है? जो अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की लिक्विड में, उसको हम कोहेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टिकिंग जो होती है, ये एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, जो इनका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उसी को हम कोहेशन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे लिक्विड्स में क्या होता है, और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। फॉर लिक्विड जो हमारा विस्कोसिटी म्यू होता है, वो होता है बराबर म्यू नॉट 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे म्यू क्या होता है? म्यू तो आपको पता ही है, विस्कोसिटी है। ठीक है, एट टी डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर होगा? पॉइस में। कौन से यूनिट में? पॉइस में। म्यू नॉट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, टेम्परेचर विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी किस में? पॉइस में। टी तो आपको पता ही ये टेम्परेचर है, और अल्फा और बीटा जो यहाँ पे है वो तो कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, लिक्विड्स के लिए कॉन्स्टेंट्स है। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो म्यू छोटा हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो म्यू जो है वो डिक्रीज होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज, ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा, तो विस्कोसिटी कम होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी कम होगी। और मेनली जो हम लेते हैं वाटर के लिए हम म्यू नॉट का वैल्यू लेते हैं 1.79 इंटू 10⁻³ पॉइस। ठीक है, अल्फा जो हम लेते हैं वो 0.03368, और बीटा जो हम लेते हैं वो लेते हैं 0.000221। ये हम वाटर के लिए म्यू नॉट, अल्फा और बीटा का वैल्यू लेते हैं। और फिर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में म्यू होता है बराबर म्यू नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर।
ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अगर ये वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये जितना छोटा छोटा होगा उतना ये बड़ा बड़ा होगा, तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू उतनी छोटी होगी, इसका मतलब ये वैल्यू जितनी जितनी छोटी होगी इसका वैल्यू उतना उतना इंक्रीज होगा, तो म्यू इंक्रीज होगा। गैसेस के लिए जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना म्यू इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। और एयर के लिए हम क्या लेते हैं, म्यू नॉट जो है वो लेते हैं 0.000017 पॉइस, ठीक है। अल्फ़ा जो है वो हम लेते हैं 0.07 बार 4 5 6 7 5 6, और बीटा जो है उसका वैल्यू हम लेते हैं 0.1189 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये था एयर के लिए म्यू नॉट, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। तो इससे हम एयर का जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मास डेंसिटी पढ़ी, स्पेसिफिक वेट पढ़ा, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी, विस्कोसिटी पढ़ी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ी, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। इसके आगे हमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।